इस सेट में रखे हुए इन दो 5 रुपए के सिक्कों की कीमत आखिर 50,000 रुपए से भी ऊपर की क्यों है? इसमें से एक टाइप के सेट को फर्स्ट स्ट्राइक सेट कहा जाता है और दूसरे को सेकंड स्ट्राइक। आखिर इन दोनों में कैसे फर्क किया जाए और इनकी वैल्यूज में कितना फर्क है? तो आप सभी के ऐसे बहुत से इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आज हम कवर करने वाले हैं चिल्लर ज्ञान के इस Q&A में, जो कि है CGQA 84। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित और मैं एक्सक्लूसिवली बात करता हूं इंडियन कॉइन्स यानी कि भारतीय सिक्कों के बारे में, जिन्हें देसी भाषा में कहते हैं चिल्लर। सो वेलकम टू चिल्लर ज्ञान। तो व्यूअर्स, इस Q&A सीरीज में हम कवर कर रहे हैं CGQA 80 से पहले पूछे गए पेंडिंग क्वेश्चंस को। अगर आपके भी कुछ क्वेश्चंस हैं तो इस वीडियो के नीचे आप उन्हें पोस्ट कर सकते हैं। इन्हें हम कवर करेंगे अक्टूबर में आने वाली Q&A सीरीज में। तो इससे पहले कि हम आप सभी के क्वेश्चंस पे जाएं, फटाफट से वीडियो को लाइक कर लें और चैनल चिल्लर ज्ञान को सब्सक्राइब कर लें। तो बिना किसी देरी के डायरेक्टली स्विच करते हैं आप सभी के क्वेश्चंस पे और स्टार्ट करते हैं आज का ये Q&A, जो कि है CGQA 84। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है रोशन पटवारी जी ने। ये जानना चाहते हैं कि 5 रुपए का क्रॉप साइंस थीम का ये सिक्का क्या फर्स्ट स्ट्राइक कॉइन है या सेकंड स्ट्राइक कॉइन। इन्हें ऐसे दो सिक्के ब्लू वेलवेट बॉक्स के सेट में मिले हैं और ये इसकी वैल्यू भी जानना चाहते हैं। रोशन जी, आपके इस क्वेश्चन के माध्यम से सबसे पहले मैं बाकी सभी व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि 5 रुपए का क्रॉप साइंस का ये सिक्का 5 रुपए का दूसरा सबसे रेयर और कीमती स्मारक सिक्का है आज की डेट में। अब इन सिक्कों में दो टाइप्स नजर आते हैं, एक होता है फर्स्ट स्ट्राइक कॉइन्स और दूसरे होते हैं सेकंड स्ट्राइक कॉइन्स। ईयर 1996 में कैलकाटा मिंट ने जो क्रॉप साइंस के सिक्के मिंट किए उन्हें फर्स्ट स्ट्राइक कॉइन्स कहा जाता है। इन सिक्कों की कम अवेलेबिलिटी और हाई डिमांड की वजह से इन्हें 2006 में फिर से स्ट्राइक किया गया और सेट्स इशू किए गए। ये सेट्स जाने जाते हैं सेकंड स्ट्राइक के नाम से। तो यहाँ तक अगर आपको क्लियर है तो अब आते हैं रोशन पटवारी जी के सवाल पे। अब 1996 के जो फर्स्ट स्ट्राइक UNC सेट्स हैं और 2006 के जो सेकंड स्ट्राइक UNC सेट्स हैं वो नज़र आए कुछ ऐसे ब्लू वेलवेट बॉक्स पैकिंग में। तो रोशन यहाँ पे पूछ रहे हैं कि उनका जो 5 रुपए का क्रॉप साइंस कॉइन है वो इनमें से किसी एक ब्लू वेलवेट बॉक्स में से है, लेकिन उन्हें पता नहीं चल रहा है कि कौन सा फर्स्ट स्ट्राइक है और कौन सा सेकेंड स्ट्राइक। तो यहाँ एक बहुत ही आसान तरीका मैं आप सभी को बता दूँ, इसे आप सभी नोट कर लें। जैसा कि ये दोनों ही सेट्स कोलकाता मिंट से जारी हुए थे, तो एक लॉजिकल पॉइंट आपको बता दूं, कोलकाता का नाम कोलकाता 2001 में बना। इससे पहले तक ये कैलकाटा नाम से जाना जाता था। तो अगर आप इन UNC सेट्स को देखेंगे तो एक ब्लू वेलवेट बॉक्स में आपको टॉप में इंडियन गवर्नमेंट मिंट कैलकाटा देखने को मिलेगा, यानी ये फर्स्ट स्ट्राइक UNC सेट है 1996 वाला। जबकि दूसरे UNC सेट में इंडियन गवर्नमेंट मिंट कोलकाता आपको देखने को मिलेगा, यानी ये सेकंड स्ट्राइक UNC सेट है जो 2006 में जाके मिंट हुआ। तो आई होप आपको ये कंफ्यूजन एकदम क्लियर हो गया होगा। अब प्राइस की अगर हम बात करें तो 100% फर्स्ट स्ट्राइक सेट ज़्यादा कीमती है सेकंड स्ट्राइक के मुकाबले। रेफरेंस के लिए आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि 2021 की एक ऑक्शन में सेकंड स्ट्राइक सेट 33,000 रुपीज़ में सेल हुआ था, जबकि 2021 की ही एक ऑक्शन में फर्स्ट स्ट्राइक सेट 45,000 रुपीज़ में बिका था। आज की डेट में इनके प्राइस में और ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है। फर्स्ट स्ट्राइक सेट आपको 50,000 रुपये से कम में नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आदित्य सरन जी ने। ये बताते हैं कि इनके पास दांडी मार्च का नोएडा मिंट का एक 50 पैसे का सिक्का है, तो ये इसकी वैल्यू जानना चाहते हैं आज की डेट में। आदित्य 50 पैसे के इस सिक्के को दांडी मार्च का सिक्का कहने से ज़्यादा एक्यूरेट कहना है 50 ईयर्स ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस थीम का 50 पैसे का सिक्का। हाँ, ये ज़रूर है कि इसमें दांडी मार्च का पोर्ट्रेट यूज़ किया गया है, लेकिन जैसा कि दांडी मार्च के सिक्के हमें इंडिविजुअली अलग से 2005 में देखने को मिलते हैं, तो उन्हें दांडी मार्च कहना ज़्यादा सही रहेगा। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सिक्का हमें भारत की सभी मिंट से देखने को मिलता है, यानी कि मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा। लेकिन इनमें मुंबई और नोएडा मिंट के सिक्के कॉमन सिक्के हैं और आप नोएडा मिंट के ही सिक्के की बात कर रहे हैं, तो इसकी कोई खास वैल्यू नहीं है। UNC ग्रेड में भी अगर है तो भी मैक्सिमम 10 रुपये के करीब है। हाँ, इनमें कैलकाटा और हैदराबाद मिंट के सिक्के स्केर्स हैं और 50 से 100 रुपये के बीच कीमत रखते हैं फ्रॉम एक्स्ट्रा फाइन टू UNC ग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है अनिल सोनी जी ने। ये बताते हैं कि इनके पास 1969 का गांधी जी का एक 10 रुपये का सिल्वर कॉइन है जिसमें भारत नहीं मारत लिखा गया है, तो ये इसकी वैल्यू जानना चाहते हैं। अनिल जी, यहाँ पे मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आपने सिक्के के एरर लेजेंड मारत को तो नोटिस कर लिया, ये अच्छी बात है,
लेकिन आपने ओवरऑल सिक्के के डिज़ाइन पे अच्छे से गौर नहीं किया। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 10 रुपये का गांधी जी का आपका ये सिक्का एक कम्प्लीटली फेक कॉइन है, ये जेन्युइन सिक्का नहीं है। एरर तो ज़रूर है इस सिक्के में, लेकिन एरर का क्या करेंगे जब पूरा सिक्का ही नकली सिक्का है, कि ओवरऑल डिज़ाइन में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे आपको असली नकली का अंदाज़ा हो जाता है, जैसे कि अशोक स्तंभ, पुअर डिज़ाइन ऑफ द कॉइन, पुअर लेजेंड्स, ये सब चीज़ें, तो इन पे ज़रूर ध्यान दें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है संतोष उपाध्याय जी ने। ये जानना चाहते हैं कि 1878 के 1 रुपये सिल्वर कॉइन की आज की डेट में क्या वैल्यू है। तो संतोष जी, ईयर 1878 में जारी किया गया विक्टोरिया एम्प्रेस का जो सिल्वर 1 रुपये कॉइन है, ये हमें देखने को मिलता है बॉम्बे और कैलकाटा मिंट से। अब यहाँ पे आपने अपने सिक्के की इमेजेस शेयर नहीं की है, क्योंकि बिना देखे ये भी हो सकता है कि आपका सिक्का जेन्युइन सिक्का ना हो, क्योंकि विक्टोरिया के बहुत से सिक्कों में फेक सिक्के भी देखने को मिलते हैं और ऊपर से विदाउट इमेजेस सिक्के की कंडीशन भी नहीं पता चल पाती है। फिर भी मैं आपको बता दूं, 1878 का जेन्युइन 1 रुपये कॉइन 900 से 1200 रुपये कीमत रखता है फ्रॉम फाइन टू एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन। यूएनसी कंडीशन में इसकी वैल्यू 2,500 से 3,000 रुपये तक जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है शुभांकर घोष जी ने। इन्होंने अपने एक एडवर्ड 7 के 1 आना कॉइन की इमेजेस हमारे साथ शेयर की हैं और ये जानना चाहते हैं कि क्या ये एडवर्ड 7 के 1 आना कॉइन्स इकलौते ऐसे एडवर्ड 7 के सिक्के हैं जिनमें वो क्राउन के साथ देखने को मिलते हैं, और ये इसकी वैल्यू भी जानना चाहते हैं। तो शुभांकर, यहाँ पे आपने एकदम सही कहा है, जिसे बाकी व्यूअर्स को भी नोट करना चाहिए। अगर आप एडवर्ड 7 के सभी डिनोमिनेशंस के ब्रिटिश इंडिया कॉइन्स को देखेंगे जो कि सर्कुलेशन के लिए जारी किए गए थे, उन सभी में एडवर्ड 7 विदाउट क्राउन नजर आते हैं, लेकिन 1 आना इकलौता ऐसा डिनोमिनेशन है जिसमें एडवर्ड 7 क्राउन के साथ देखने को मिलते हैं। अब आते हैं शुभांकर के क्वेश्चन पे कि 1910 के उनके इस सिक्के की क्या रेयरिटी है और क्या वैल्यू है। तो शुभांकर, वैसे तो एडवर्ड 7 का ये 1 आना कॉइन स्केर्स कैटेगरी में आता है, लेकिन आपके सिक्के की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा लो है। इस कंडीशन में इसकी वैल्यू मैक्सिमम मेरे हिसाब से 200 रुपये के करीब होनी चाहिए। हाँ, यूएनसी कंडीशन में ऐसा सिक्का 4,000 रुपये से भी ऊपर की कीमत रखता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ ग्रेड ऑफ द कॉइन बहुत मैटर करता है सिक्के की वैल्यूएशन को बढ़ाने में, इसलिए सिक्के अच्छे ग्रेड्स में कलेक्ट किया करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है राज बर्मन जी ने। ये बताते हैं कि इन्हें इन्फॉर्मेशन मिली है कि 10 रुपये के जो क्रॉस कॉइन्स हैं 2005 और 2007 में जारी किए गए, जो कि नोएडा मिंट से हमें देखने को मिलते हैं, इनकी फ्यूचर में अच्छी वैल्यू हो सकती है। बिल्कुल राज जी, आपको एकदम सही जानकारी प्राप्त हुई है। जैसा कि मैंने पिछले Q&A में भी बताया था कि 2005 में जारी किया गया 10 रुपये का क्रॉस कॉइन नोएडा मिंट का स्केर्स से वेरी स्केर्स हो गया है और इसकी वैल्यू में पिछले 2-3 साल में 300% उछाल आ गया है। यूएनसी ग्रेड में ये सिक्का जहाँ 400 रुपये में मिल जाया करता था कुछ साल पहले, आज की डेट में ये सिक्का 1200 से 1500 रुपये तक पहुँच गया है। 2007 के 10 रुपये के क्रॉस कॉइन की अगर हम बात करें तो ये स्केर्स कैटेगरी का सिक्का है आज की डेट में। अभी यूएनसी ग्रेड में इसकी वैल्यू 100 से 150 रुपये के करीब चल रही है। हाँ, इसकी वैल्यू में भी हाइक हो सकता है, लेकिन 2005 के सिक्के के मुकाबले इतना ज़्यादा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है रमेश शाह जी ने। ये बताते हैं कि इनके पास 2 सिक्के हैं नोएडा मिंट के, एक 1981 का, एक 1987 का। ये जानना चाहते हैं कि क्या ये मिंट मार्क को सही से आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि ये नोएडा मिंट के ही सिक्के हैं, क्योंकि इनमें से एक सिक्का 1987 का है जो ये बताते हैं कि 1987 में तो नोएडा मिंट थी ही नहीं। तो रमेश जी, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि नोएडा मिंट से सिक्के जो हमें देखने को मिलते हैं वो 1988 और उसके बाद ही देखने को मिलते हैं, क्योंकि नोएडा मिंट की स्थापना 1988 में ही हुई थी। तो इससे ये बात तो एकदम क्लियर हो जाती है कि 1987 का आपका जो सिक्का है वो नोएडा मिंट का सिक्का नहीं है। अगर आप लेंस से मैग्नीफाई करके अपने सिक्के को देखेंगे तो आपको नज़र आएगा क्लियर डायमंड मिंट मार्क, यानी कि ये बॉम्बे मिंट का सिक्का है। अब 1991 का भी जो आपका 1 रुपये का सिक्का है उसमें भी डायमंड मिंट मार्क ही है, यानी ये भी बॉम्बे मिंट का ही सिक्का है। तो आपके ये दोनों सिक्के कॉमन ही सिक्के हैं, इनकी वैल्यू इनकी फेस वैल्यू के बराबर ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है मेहरजाद करांजिया जी ने। इन्होंने अपने 1988 के एक 50 पैसे के सिक्के की इमेज और 1991 के 1 रुपये के सिक्के की इमेजेस हमारे साथ शेयर की हैं। तो ये जानना चाहते हैं कि क्या ये नोएडा मिंट के सिक्के हैं। जी नहीं मेहरजाद जी, 1988 और 1991 के आपके जो सिक्के हैं ये नोएडा मिंट के सिक्के नहीं हैं। इन सिक्कों में भी डायमंड मिंट मार्क है और ये बॉम्बे मिंट के कॉमन सिक्के हैं। अब आप सभी ये सोच रहे होंगे कि आखिर 1991, 1988 के सिक्कों पे ज़्यादा लोग क्वेश्चंस क्यों पूछ रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि नोएडा मिंट से जारी हुए 1991 के 1 रुपये और 1988 के 50 पैसे एक्सट्रीमली रेयर कॉइन्स है जिनकी वैल्यू कई हज़ारों में है। इन्हें हमने डिस्कस किया है अपने पुराने वीडियो में, जिसे आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है सौरभ मौर्य जी ने। ये बताते हैं कि इनके पास 10 रुपए का एक ऐसा एरर कॉइन है जिसमें एक साइड ईयर प्रिंटेड नहीं है और दूसरी साइड एक प्रकार का डाई एरर है। तो ये इसकी वैल्यू जानना चाहते हैं आज की डेट में। तो सौरभ, आपके इस 10 रुपए के बायोमेटेलिक कॉइन में रिवर्स साइड में डिनोमिनेशन 10 के पास डाई कट एरर है। ये तब होता है जब सिक्के को बनाने वाली डाई में से कुछ हिस्सा निकल जाता है। सिक्के के ओवर साइड की अगर हम बात करें तो डाई फिल एरर होने की वजह से यहाँ पे ईयर मिसिंग है। आपकी इस एरर कॉइन की कंडीशन थोड़ी सी लो है, तो इस एरर कॉइन का मैक्सिमम प्राइस एरर कॉइन कलेक्टर्स में लगभग 50 से 70 रुपए के करीब होना चाहिए। तो व्यूअर्स, इसके साथ हमने कंप्लीट किए आप सभी के कुछ और पेंडिंग क्वेश्चंस जो कि आपने CGQA 80 से पहले पूछे थे। तो अगर आपके भी सिक्कों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, आप नीचे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। और जो चिल्लर ज्ञान के नए व्यूअर्स हैं जिन्हें CGQ रूल्स के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, तो उनके लिए इन रूल्स का हल्का सा रिकैप। आप सभी को इन रूल्स को अच्छे से फॉलो करना है, क्योंकि तभी आपके क्वेश्चंस Q&A वीडियोस में लिए जाएंगे। तो आई होप आप सभी को अपने क्वेश्चंस के सेटिस्फैक्टरी जवाब मिल गए होंगे और बाकी सभी व्यूअर्स को भी इन क्वेश्चंस के जवाब से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन बाकी सभी कलेक्टर्स तक भी पहुंच पाए। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अभी भी आप सभी के कुछ और पेंडिंग क्वेश्चंस बाकी हैं जिन्हें हम कवर करेंगे चिल्लर ज्ञान के नेक्स्ट Q&As में। तो स्टे ट्यून टू चिल्लर ज्ञान, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट Q&A वीडियो में। टिल देन, जय हिंद।